जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हम आज जो टॉपिक पढ़ने चले हैं दैट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल लाइट सा रिव्यू हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को और एक होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है ना। ओके। ये हमने रात में देखा था। अच्छा, इनकी कुछ मैं जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली जो आउटकम्स होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप हम जो देख रहे होते हैं वो एक दफ़ा रिव्यू करते हैं और इसमें क्या मेजर चीज़ें होती हैं, बस एक बर्ड्स वी वाई ले लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जीनोटाइप जो है वो अगर सेम हो, होमोजीनियस हो, तो ये केस हो सकता है और ये ब्लड ग्रुप देगा आपके पास ए। ये हम्म। होमोजीनियस का केस है। दूसरा है कि ये अगर हेट्रोजीनियस हो, ए के साथ आई ए और आई बी कर लें, ये भी होमोजीनियस, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। हम्म। और अगर आई बी और आई बी के साथ आ जाए तो ब्लड ग्रुप आपके पास बी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि इसका सब केस जो है वो ये हो सकता है कि आई ए और स्मॉल आई, फिर भी ये बनाएगा लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगा। और इसमें कोई ऐसा सच नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेट जीन्स हैं। इधर जो है वो आई बी और स्मॉल आई होगा तो फिर भी ब्लड ग्रुप बी होगा। यस सर। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टोटल 5 केसेस हैं। एक, ये दो, ये तीन, चार और ये 5, ठीक है। यस अब सर। इन पांचों के पांचों केसेस को जब हम आर एच सिस्टम में देखते हैं तो मतलब आपके पास मेजरली ब्लड ग्रुप कुड बी ए बी और बी। ये ब्लड ग्रुप को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ आर एच फैक्टर क्लासीफाई करते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव में जाने से पहले हम एक और चीज़ भी यहाँ पुट कर दूँ बेटे, कि आपके पास जब ब्लड ग्रुप ए होगा तो इसी टाइप की एंटीजन होती है, यानी इसका मतलब एंटीजन ए होगी। हम्म। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन जो है वो क्या होगी, बी। और अगर ये है ए बी तो एंटीजन ए ए बी नहीं होगी। ए बी दोनों होनी चाहिए, जिसमें हाँ 50% ए होता है 50% बी होता है, ओके। जी। अब एंटीजन्स के बाद हम जब एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो ए ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन भी ए होगी, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो होगी एंटी बी। यस। ठीक है, ये बात समझ आ गई है ना। अगर और जब ब्लड बी ग्रुप, होगा तो ए होगी। और हाँ जब बस मैं बोथ ये होंगे रिव्यू तो इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आपके सब कॉन्शियस में ये चीज़ चली जाए, फ्रेश माइंड में। हाँ बोथ होंगे तो कोई भी नहीं होती। हाँ, और ओ वाले में तो क्या कहते हैं। दोनों ओ, एग्जिस्ट करेंगी एंटीजन हाँ। एंटीबॉडीज़। हाँ और एंटीजन एंटीजन जीरो इसमें ए बी होगा। दोनों होंगी, ए बी वाले में, और नन होगी एंटीबॉडी, ठीक है। यस। और ओ वाले में क्या होगा, इसमें कोई भी नहीं होगी पर एंटीजन निल हो एंटीबॉडी जाएगी, बोथ होंगे। हाँ, और बोथ एंटीबॉडीज़ होंगी। ठीक हो गया यहाँ तक बेटा। यस सर। अच्छा, ये तो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की सारी कैटेगरी। अगर हम इससे भी थोड़ा मज़ीद जब हम इनको क्लासीफाई करते हैं तो एक आर एच फैक्टर भी तो आता है ना, आर एच फैक्टर। जी। कुछ आपकी ब्लड्स लाइक ए अगर है तो उसके साथ एक और एंटीजन आर एच फैक्टर, यानी कि वो जो कैपिटल डी जीन होती है उसकी बेस पर होता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। तो आपके पास जो ब्लड ग्रुप अल्टीमेटली बनेगा दैट विल बी द ए पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह यस अगर सर। आर एच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए नेगेटिव होगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, जो आर एच पॉजिटिव वाला है बेटा, इसके अंदर एंटीजन आर एच
एंटीजन प्रेजेंट होगी। जो आर एच नेगेटिव है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। नूर बच्चे गौर करो ज़रा। वैसे। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि अगर ये आर एच एंटीजन है पॉजिटिव तो इसके अंदर आर एच की एंटीबॉडी भी होगी। यस। ओके, और एक जो है वो आर एच नेगेटिव अगर आ जाता है कोई आर एच नेगेटिव तो इसकी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीजन तो होती नहीं है ना, और इसकी जो एंटीबॉडी है वो स्टिमुलेशन पे वो बनेगी। यस सर। यानी कि अगर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो बनेगी। अब इसी स्टिमुलेशन पे अगली सारी गेम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा एक और मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं मदर्स वूम का, कि वहाँ पे क्या ब्लड ग्रुप का सेटअप है। मैं ये दरमियान में लगा रहा हूँ लाइन जो कि प्लेसेंटल अटैचमेंट को शो कर रहा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इधर से है मदर्स का ब्लड और इधर है फीटस। अब यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि लिंक कर रहा है इन दोनों को थ्रू दिस प्लेसेंटा, यानी इस जगह से एक्सचेंज होता हुआ इधर आ जाता है। सर एक सेकेंड। ओके ओके। अभी तक जो मैंने चीज़ें बनाई हैं वो एक साइड पे मदर का ब्लड है और माँ की इंटीरियर का सारा कुछ है, और एक साइड पे फीटस है। अब हम जब उसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस का स्टार्ट होने लगता है तो मदर अगर है आपके पास आर एच नेगेटिव वाली, तो बेटे इन्होंने एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। हमने क्या देखा कि आर एच एंटीजन अगर आपके पास नहीं होती तो सॉरी आर एच नेगेटिव है तो एंटीजन भी नहीं होती है। इसका मतलब इसके अंदर मदर के अंदर आर एच की एंटीजन जो है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव वाली है ना। हाँ नेगेटिव वाली। अच्छा, अगर इनकी वजह से जो फीटस बना जो मेल पर्सन था वहाँ से जो था वो आर एच पॉजिटिव था। ओके। वो क्या था? आर एच पॉजिटिव। हाँ, अगर वो आर एच पॉजिटिव था तो बेबी के पास बच्चे पॉजिटिव वाला जीन आएगा ना। जी। अच्छा, पॉजिटिव वाला जीन फादर की तरफ से, नेगेटिव वाला मदर की तरफ से, तो दोनों में से जो डोमिनेट होगा वो तो पॉजिटिव वाला होगा। जैसे डी और स्मॉल डी है तो डोमिनेट तो फिर भी ये वाला रहेगा ना, कैपिटल डी आर एच पॉजिटिव वाला। बिल्कुल। इसका मतलब अगर बेबी आपके पास पॉजिटिवली डेवलप हो गया जबकि मदर जो है वो नेगेटिव है आर एच, तो अब मुमकिन रिस्क क्या हो सकता है? बेबी की साइड पे क्या होगा बेटा कि इस फीटस के अंदर जो है आर एच नेगेटिव वाली ब्लड ग्रुप उधर जाएगा, तो उसने क्या करना है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। देखें ज़रा गौर करें इस पे, ये वाली चीज़, ये आर एच पॉजिटिव है और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर एंटीजन तो प्रेजेंट है ना आपके पास। जी। तो एंटीजन जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट को देखेगी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी ना। यस। नॉर्मली तो वो नहीं कर रही है, नॉर्मली वो नहीं प्रोड्यूस करेगी, लेकिन अगर एंटीजन मतलब टू जनरेट, जो फर्दर जनरेशन करवाती है, तो एज अ रिजल्ट बेबी की तरफ से एक नई जीन डिस्कवर वो हो जाएगी प्रोडक्शन, जिसको हम कहें कि आपके पास फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव की एक एंटीजन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, आर एच एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जो है इस मदर के सॉरी तरफ से जो ब्लड आ रहा है उस आने वाले ब्लड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी फीटस के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फीटस ने एक एक्सटर्नली कोई पैरासाइट इनटेक कर लिया हो,
तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही फील होगा कि आर एच नेगेटिव वाली कोई चीज़ आ गई है जिसके अगेंस्ट उसने फाइट करना है। हम्म। तो उसकी वजह से रेस्पॉन्स में क्या होगा कि बेबी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। हम्म। और डिस्ट्रॉय जब होंगे तो मोर ओवर उसकी कंपनसेशन के लिए आरबीसीज नए भी बहुत सारे बनेंगे। यस। बेबी का इट सेल्फ मैकेनिज्म जो उसके अंदर चल रहा होगा, और वो आरबीसीज इमेच्योर बनेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यस सर। अच्छा, ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटैलिसिस। दूसरा हम्म। केस कि इसके मुमकिन इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, या तो एबॉर्शन हो जाएगी बेटे इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, बिल्कुल डेड एंड होकर ख़त्म हो जाएगा बेबी। हम्म। अगर इन केस सर्वाइव करता है तो हैवी आरबीसीज की डेथ होने की वजह से जो बेबी है उसकी सप्लीन, जो कि तिली जिसे हम कहते हैं बॉडी कॉमन लैंग्वेज में, या दूसरी साइड पे लिवर जो जिगर होता है, कलेजी होती है, वो बच्चे की स्वेल कर जाएगी अच्छी खासी। और उसका जो हम्म। फर्दर इम्पैक्ट आएगा वो उनकी आइज़ पे आएगा बच्चे की, हम्म। जिसकी वजह से जो है ना उसकी नॉर्मल बर्थ नहीं होगी। और इसका सिंपल तदारुक क्या है कि एक दफ़ा बेबी का सारा ब्लड निकाल के दोबारा उसी के साथ रिप्लेस कर लिया जाए नॉर्मल वाले के साथ। ओके, अब हम आ जाते हैं ज़रा बुक की वर्डिंग के ऊपर ताकि हमारे लिए ये सारा समझ सर में आ जाए। फिर वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा जब उसका पूरा ब्लड हाँ, फिर रिप्लेस। चांसेस हैं, फिर जब एक चीज़ ही नहीं रहेगी तो फिर पॉसिबली वो सर्वाइव। और देखो ना यार, देखो कितना ज़बरदस्त उस नेचर का निज़ाम है बेटे, कि अभी हम ये चीज़ें बहुत कम ही देख रहे होते हैं लेकिन नेचर उस चीज़ को फिर भी मेंटेन करके पड़ी है। और आप देखें कि माइक्रो लेवल पे जहाँ पे हमारा अख्तियार ही ख़त्म हो जाता है, ना हमने कभी ये चीज़ें सोच के कोई आगे प्रोसीडिंग्स की होती हैं लाइफ में, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला इस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। और हम वो इतने बड़े वजूद के हामिल इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, और अल्लाह ताला फिर भी हमारे साथ कह रहे हैं कि चलो ठीक है इंसान है, इनको नॉर्मली रखो। मतलब कोई ऐसा यार अल्लाह माफ़ करे इतना बड़ा मिसहैप हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं ज़रा दूसरी उसकी तरफ। अब बेटे हम आ जाते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस पे। अब इंशाल्लाह आपको काफ़ी समझ भी आएगी क्योंकि अब लाइन टू लाइन आपको बड़े क्लियर समझ आएगी। कोई शायद मुमकिन है कि मैं कहीं से आगे पीछे हो चुका हूँ बेटा ऊपर नीचे, तो उसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। ओके। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस डेवलप्स इन अ फीटस। ये फीटस के अंदर होती है, मदर के अंदर नहीं होती। व्हेन आर एच एंटीबॉडी, जो आर एच के अगेंस्ट होती है, आर एच एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द मदर, वो माँ की तरफ से प्रोड्यूस होगी, पासिस थ्रू द प्लेसेंटा। चेक करो, दोबारा गौर करो, ये बात रिपीट कर रहा हूँ। आर एच पॉजिटिव बेबी था, हम्म। आर एच नेगेटिव कौन है? मदर है। हम्म। मदर के अंदर एंटीजन है कोई? यस। कोई किधर है? नहीं है। सर मदर आर एच नेगेटिव नहीं थी। नेगेटिव में एंटीजन तो नहीं है ना, एंटीबॉडी पॉसिबली बन सकती है। हाँ एंटीजन तो नहीं है। एंटीजन नहीं है। अब मदर एंटीबॉडी वो भी तब भी जब स्टिमुलेट होगी। स्टेमुलेशन होगी, हाँ, तो अब वो यही कह रहा है, लाइन चेक करो ना, कि आर एच एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी किधर होगी? नेगेटिव वाली साइड पे, तो वो मदर है तो मदर में। हम्म। और वो थ्रू द प्रोड्यूस प्लेसेंटा। होके प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कार्ड से होती हुई पहुंच गई है फीटस के पास। हम्म। पहली बात है कि ये नेचर में ऐसा हुआ भी नहीं है, पता नहीं ये अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है यार। हालांकि ब्लड एक्सचेंज हो रहा है लेकिन स्टिल वो पास ऑन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ़ पॉसिबली पास हो जाए फिर क्या हो सकता है, ये केस आ सकता है। अब ज़रा गौर से सुनो, प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन विद द फीटस क्या हो सकती हैं। व्हेन मदर्स आर एच एंटीबॉडी seeps through the placenta into the blood circulation of the fetus, they start hemolysis, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड शुरू हो जाता हम्म। है। एज दिस डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूज द फीटस बिकम्स एनीमिक। जैसे एनीमिया की बीमारी नहीं होती है जिसमें ब्लड ब्लीडिंग रुकती नहीं है, मतलब हम्म। कंटिन्यूसली आपका जो है वो क्लॉटिंग नहीं बन पाती और कंटिन्यूसली ब्लीड होता रहता है, तो वो एनीमिक के नेचर में चला जाता है। द एनीमिक फीटस जो होता है वो स्टार्ट्स टू रिलीज मैनी इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल की डेथ शुरू हुई है ना। पहले ऊपर देखो तो उसने बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ द ब्लड होना शुरू हो जाएगा, पहला काम। हम्म। जब ब्लड ब्रेक डाउन हो गया तो लाजमी सी बात है ब्लड की शॉर्टेज पड़ गई उस बॉडी में, फीटस में। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बेबी क्या करेगा या फीटस क्या करेगा? कंटिन्यूसली सेल की ग्रोथ शुरू कर देगा, हम्म। मल्टीपल डिवीजन होगी, लेकिन वो इमेच्योर होंगे
क्या होंगे बेटा, रिलीज कर देगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं ब्लड के रेड ब्लड सेल्स के वो न्यूली बॉर्न छोटे छोटे सेल्स को जो अभी बिल्कुल फ्रेशली बने बने होते हैं। जैसे ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने हड्डियों के अंदर पढ़ा था कि ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट भी इसी तरह आरबीसीज को फ्यूचर में एक आरबीसी बनाते हैं, तो वो इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। देयरफॉर द डिजीज इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। दिस इनीमिया में लीड्स टू एबॉर्शन और स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ कौन सी कंडीशन होगी भाई? सर मुझे तो नहीं पता। एक बार स्टिल बर्थ में ये होगा ना कि बेबी ग्रो नहीं करेगा ना, उसके ब्लड सेल्स ही नहीं प्रॉपर बन रहे। सर तो टेक्निकली डेड बेबी। नहीं 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 नहीं, डेड नहीं है, अलाइव। लेकिन यार देखो ना उसकी डेवलपमेंट यूँ समझो कि वो हेल्थ में ग्रो नहीं कर रहा, डेवलपमेंट उसकी आगे पॉसिबली नहीं जा रही। सर ये कैसा बेबी है, ये तो समझ ही नहीं आ रही। यार देखो ना, देखो ऐसे है ना केस बेटा कि एक चीज़ है कि आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, या बॉडी की ग्रोथ के लिए आपको लाजमी सी बात है आरबीसी से ही हम एनर्जी लेते हैं ना। वही ब्रेक डाउन हम्म। होते हैं, ऑक्सीजनेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, फिर जाके हमें एटीपी मिलता है, और फिर उसके बाद जाके उसके अंदर कोई चेंजिंग आती है, राइट। तो आपका जैसे एरिथ्रोब्लास्ट ही मेच्योर नहीं है, तो उसने क्या ऑक्सीजनेशन करवानी, क्या हीमोग्लोबिन पिक करना है, क्या ऑक्सीजन आएगी? तो सर बच्चा मर ही जाएगा ना फिर। ओ यार, वो तो पहले ही उसने बता दिया कि लीड्स टू अबॉर्शन हो जाएगा। सर या उसको वो किसी डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे बच्चे को। आई डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट, पर लाइक वो जो ये फिर कोई लाइक उसको। फिल्मेटिक सीन नहीं है, अच्छा, ये मार्वल की सर मूवी नहीं नहीं है। सर, मतलब वो इनक्यूबेटर होता है, क्या होता है, आई ओ डोंट नो। भाई, इनक्यूबेटर में सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको डील किया जा सकता है। सर उस तरह की कोई डिवाइस होती होगी ना। हाँ, आजकल तो इस पे एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद ये हमने लास्ट तो टाइम भी सर, तो जी। मैं रियलिस्टिकली बात कर रही हूँ, ये अलग बात है कि मुझे पता नहीं कि हाँ क्या है। हाँ हाँ यार देखो, साइंस की इतनी तरक्की का क्या फ़ायदा अगर वो एक इस तरह का सर्वाइवल। लेकिन बेटा एक देखो ना कि यार हम जब बात करते हैं तो हम मेजॉरिटी पॉसिबिलिटीज़ वो जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उसको देखते हैं। अब ये तो नहीं है कि कोई बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल जिसके पास खाना भी पूरा नहीं हो रहा और वो बंदा उठ के ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट के चक्कर में पहुंच जाएगा कहीं दुनिया के सबसे टॉप महान इलान मस्क के पास कि भाई मुझे आप ऐसी चीज़ें दें, टेक्नोलॉजी दें ताकि मेरा बेबी सेव हो जाए। ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि सर जब स्टिल बेबीज आते होंगे तो हाँ, मतलब वो किसी डिवाइस पे रख दिया जाता होगा, तो जैसा इनक्यूबेटर्स टाइप होते भाई हैं, मुझे ये स्टिल बेबी ऐसा नहीं है कि बेबी की बर्थ हो गई है और वो स्टिल है। स्टिल बेबी का मतलब ये है कि अभी उसका फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और उसके अंदर उसकी ग्रोथ जो है वो हैंगअप हो गई है। ओह। ओ वो अच्छा अच्छा ये अच्छा तो हम अच्छा। केस पढ़ रहे हैं बेटा कि वूम्ब के अंदर ये अभी तक सर मदर। मेरे हाथ से मेरा एक कजन भी शायद स्टिल बेबी ही होगा। उल्लू इंसान बन कुछ मुँह चूड़ा काली कर। नहीं सर, वो बहुत डिफॉर्म्ड सा पैदा हुआ था, पता नहीं। वो है भी मेरा कजन है, बड़ा हो गया है अब तो। तो अभी वो ठीक है ना, अभी वो स्टिल नहीं रहा ना, अब तो वो मूव सर मैं ठीक। हमजा की बात कर रही हूँ, वो आता भी रहता है। अच्छा अच्छा, अभी हमजा को पता लगा तो उसने जंग छेड़ दी है, अच्छा। नहीं सर, मैं से पूछूंगी कि तुम स्टेल बेबी थे या वो क्या। हमजा को क्या पता, ऑनेस्ट उसकी अम्मा से पूछना है अगर पूछो तो भाई। सर वो भी तो मेरे साथ ही पढ़ता है ना। नहीं नहीं, अच्छा, वो 11th क्लास में तो पढ़ता है आप बल्कि। उससे पहले तो ब्लड ग्रुप का पूछें, फिर उससे अपना उनके मदर और फादर का ब्लड ग्रुप पूछें, फिर आप कोई अपना आइडिया जो है वो लॉन्च करें ऐसे। सर बहुत। नहीं, मैं से पूछूंगी कि तुम स्टिल बेबी पैदा हुए थे, क्या पैदा हुए थे। अब ये ना कहना कि मेरे सर कह रहे थे कि आप ऐसे ही थे, ठीक है। सर मैं क्यों आप पे इल्जाम लगाऊंगी। क्योंकि मैंने पढ़ाया है ना, इसलिए इससे पहले तो आपको और नहीं। मैं कहूंगी मुझे लगता है कि तुम शायद स्टिल बेबी पैदा हुए थे। तो अच्छा जब तुम 12th क्लास में आओ ना, तो तुम ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो फिर मुझे जरूर बताना कि तुम स्टिल बेबी पैदा हुए थे या बस नॉर्मल पैदा हुए थे। अच्छा, या बस तुम ऐसे ही तुम्हें वो कुछ था ना, बस हो वो गया था ब्लू ऐसे। कलर का पैदा हुआ था, पता नहीं क्या हम्म। हुआ था उसके साथ, पता नहीं कोई हाँ, कुछ हुआ। बाकी जो बाकी इश्यूज बेटे होते हैं ना, इनफैक्ट इंक्यूबेशन के अंदर रखना और वो बर्थ की एक अलग केमिस्ट्री। लेकिन बायो पढ़ने का बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि मुझे लगता है कि आपका नेचर के साथ जो बिलीव है, जो अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन है ना, मुझे लगता है कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाती है अल्लाह से। सीधी सी बात है। लाइक यार एक सिंपल सी बात मैं पुट करता हूँ कि बच्चे ट्रिलियन ऑफ द सेल्स हैं बॉडी में,
यार हम्म। ट्रिलियन ऑफ सेल्स के माइक्रो लेवल पे नूर, फैगोसाइटोसिस भी हो रही है, पिनोसाइटोसिस भी हो रही है यार, वो रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, जेंडर भी नहीं चेंज हो रहा कुछ, और ईच एंड एवरी थिंग इज़ गोइंग टू वर्क सो एक्यूरेटली कि आपका स्टमक से लेकर बॉडी के बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बन रहे हैं वहाँ तक, हड्डियों के अंदर तक कोना कुदरा ठीक है, नेचर ने क्या ज़बरदस्त बना दी। और फिर उससे बनने वाला जो वजूद है, इंक्लूडिंग मी टू, वो अल्लाह की नाफरमानी खुले आम कर रहा है यार। अल्लाह उसे कह रहा है कि तू ये काम ऐसे कर, हम कह रहे हैं नहीं मैं ऐसे करूँगा। मतलब कितना बड़ा तजाद है यार, अल्लाह ने एक सिस्टम चेंज करने, कैंसर साइड पे चला जाए वो। तो इमेजिन के बच्चे वो उसके अंदर ट्यूमर या ये जो कोड़ की बीमारी होती है जिसमें बैनन ट्यूमर टाइप, यानी ब्लड के अंदर सर्कुलेशन टाइप हो जाती है, और फिर वो जहाँ जहाँ जाते हैं सेल की प्रोलिफिकेशन का सिस्टम ही ख़त्म कर देते हैं, तो वो मल्टीपली प्रोलिफेट करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट वो यानी कि एक्सट्रूजन्स बना लेती हैं छोटी छोटी ना, उभार से। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई एक इंसान के बस की बात है। जब इंसान उसको, चाहे वो मैनिफेस्ट करे चाहे जो भला भी कर ले, इंसान उसके कंट्रोल नहीं कर रहा जब, और फिर हम अल्लाह से तो ऐलान जंग कर लेते हैं ना यार। तो मुझे एकदम बस ऐसे ही ख्याल आ जाता है कभी कभी कि ये फिर ये बेटा, जब आपकी नोइंग्स की बातें, जब आपको अल्लाह ताला एक होता है सिर्फ जानना और एक होता है उसको फील कर लेना। ये जिस टाइम आपको ये लाइंस या ये चीज़ फील हो जाएगी ना, तो आपको फिर बड़ा खौफ आएगा इस बात से कि हाँ यार हम तो बड़ी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। खैर एनीवेज बेटे, कम टू द पॉइंट। होपफुली कि हमज़ा भाई जो है वो पता नहीं स्टिल बर्थ वाले नहीं होंगे। Even in the pregnancy, if the pregnancy continues, the liver and spleen of the fetus swells as they rapidly produce RBC. बात समझ आ गई यस सर। कि आरबीसी की चूंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से स्प्लीन और लिवर दोनों जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं। द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी इज़ कॉल्ड बाइलिरुबिन। देखो आरबीसी जो है ना, एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ, हम जितने भी हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर जो आरबीसी पड़ा हुआ है वो, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करता है कि ब्लड इंसान का रीन्यू होता रहता है हर 3 मंथ में, यानी उसकी रिसाइकलिंग होती है। अब उनकी सारी प्रोटीन्स या ब्लड का आरबीसी का जो मेकअप है वो एक दफ़ा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर दोबारा उसको रीन्यू किया जाता है। तो उस दौरान जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है उसमें बाइलरूबिन एक चीज़ है, यानी कि आप कह लें कि ये मेरे ख्याल से काल्पनिक प्रोटीन ही है बाइलरूबिन, वो प्रोड्यूस होती है। तो वो एकमुलेट होना शुरू हो जाती है किस में, फीटस के अंदर। यहाँ भी वही केस होता है, जैसे ब्रेक डाउन सेल्स की होती है दोबारा नए बनते हैं, इस तरह। बात समझ आई? तो इसकी कमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाइलरूबिन की यस एक्सेस सर। अमाउंट क्या करती है, सो चेक करो यार कि नेचर ने क्या सिस्टम रखा है कि वो डैमेज कर देगी आपके ब्रेन के सेल्स को, और फिर उससे क्या होगा कि टर्न्स स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आईज आ येलो ऑफ आ फीटस, यानी कि जो आई का वाइट पोर्शन है ना वो येलोइश होता है, ऐसे होता है जैसे जॉन्डाइस की बीमारी हो चुकी हुई है किसी बच्चे को, यानी कि यरकान टाइप। सो द बेबी इफ़ बॉर्न अलाइव, कितनी बड़ी बात उसने लिखी है कि अब पहली तो बात ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन इफ़ इन केस ऑफ हमज़ा हम कह लें तो उससे क्या हो सकता है, सफ़र सीवियर हीमोलिटिक अनीमिया और जेंडाइस एंड जेंडाइस। सच बेबीज ब्लड शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय द आर एच नेगेटिव फ्री ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज़। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं। सर नहीं, क्लियर है। यार ये एक डायग्राम बनी हुई है इस साइड पे, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें तो यहाँ मेरे पास तो इतनी क्लियर नहीं है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और क्या होता है कि इसमें बेसिकली वही स्टोरी है कि जो, मेरे पास तो डिफरेंट डायग्राम है। सर अच्छा आपकी बुक थोड़ी डिफरेंट है। यार मैंने नेट से ली है, आपकी वाली पिक्चर्स नहीं है मेरे सर मैंने जो आपको लिंक भेजा था वो वाली, आप वो वाली है। पास। हाँ ये वही है। इतने लंबे कॉजेज एंड रिस्क्स। नहीं बस इतने से ही हैं, आगे तो उसने केस लिखा हुआ जेनेटिक प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर, मेरी तो ये इतनी लाइनें है ही नहीं, मेरी तो ये ओ मैं यार भेजती हूँ इसलिए। थोड़ी सी लाइंस हैं, यहाँ भी देखो तो सही, ये वाली यहाँ से शुरू होता है। सर मेरे में तो वर्ड मैरिज है ही नहीं, आप में तो पता नहीं मैरी शैरी भी लिखा हुआ ओ किधर, मैंने मेरी कहाँ लिखा हुआ है। है।
सर ध्यान देना। मैं ये मैरिड टू अ मैन आर एच पॉजिटिव ये तो नहीं लिखा हुआ मेरे पास, नहीं लिखा हुआ, सॉरी। बस। या एक सेकंड सर, मैं अपना पेज भेजती हूँ। ओके। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस की प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, हम इसको देख लेते हैं। ये ये गालबन ये तो हो चुका है ना, जो हमने पढ़ लिया कि वो ब्रेकडाउन और ये वाला होगा। हम इसके काजेज और एक तो एक देखते हैं। यार ये तो वही चीज़ है जो हमने अभी कंटिन्यू करके डिस्कस कर ली है वैसे। बेटा ये देखें ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। मोस्ट कॉमनली हैपन्स विद अ वुमन विद आर एच नेगेटिव ब्लड, जो कि गेट्स मैरिड विद द मैन ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड। ठीक है। अगर आर एच नेगेटिव वुमन मैरिंग विद द आर एच पॉजिटिव मैन, लाजमी सी बात है कि उसने जो कंसीव करना है बेबी वो आर एच पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि फादर की तरफ से डी कैपिटल वाला जो जीन है वो आएगा। तो आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड जब फीटस का होगा तो क्या बनेगा, मेटरनल और फीटल आर एच इनकम्पैटिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि मदर है आर एच नेगेटिव और जो फादर की तरफ से आया था वो आर एच पॉजिटिव वाली जीन थी, सो बेबी इज़ आर एच पॉजिटिव। रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ द मेंस जीनोटाइप, अगर मेल की जीनोटाइप जो है वो कैपिटल डी 2 टाइम्स है, ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल हैव, उसकी जितनी भी मेल्स की साइड से बनेगी तो वो ऑफस्प्रिंग में कैपिटल डी होगा या स्मॉल डी जीनोटाइप होगी। ठीक है ना। और इसकी वजह से जो कैपिटल डी वाला है, इट मीन्स कि वो होगा आपका डोमिनेट वाला, सो द बेबी होंगे जो वो आर एच पॉजिटिव वाले होंगे। अब अगर इफ़ मेंस जीनोटाइप इज़ कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों वाला है, अगर ऑलरेडी जो मेल है वो आपके पास एक हेट्रोजाइगस है जिसमें एक दिखने में एक डोमिनेट जीन और एक रिसेसिव है, तो उसकी हाफ ऑफ स्प्रिंग के अंदर तो डी कैपिटल जाएगा और हाफ में स्मॉल डी जाएगा। तो हाफ वाले वालों का जो पॉजिटिव वाला है कैपिटल डी वाले, उनका रिस्क होगा आर एच पॉजिटिव वाला। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस वेन एवर एन आर एच पॉजिटिव फीटस इज कंसीव्ड बाय आर एच नेगेटिव मदर। ये सिंपल लाइन है, पूरा कंक्लूजन इसमें है। ठीक है। अगर आपके पास बेबी होता है आर एच पॉजिटिव, अब यहाँ पे ए बी ग्लो कुछ भी कंसीडर नहीं करना, जस्ट आर एच फैक्टर की बेस पे बात हो रही है। आइदर ए पॉजिटिव है, चाहे वो बी पॉजिटिव है, चाहे कोई भी है। अगर हमारी साइड पे कहीं पे ये होता है कि आर एच फैक्टर जो है वो नेगेटिव आ जाता है मदर की तरफ से और बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव का कंसिड्रेशन में होगा, तो फिर ये केस हो सकता है दोनों। ओके। नेक्स्ट वाला बच्चे अगर पेज है तो मुझे फॉरवर्ड करते हैं। बेटा अब हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पे है कि डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। ठीक है। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई लंबी चौड़ी स्टोरीज नहीं है। बस एक चीज़ यहाँ पे समझ लें आप, ये आपका एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती है ना। सर आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोला आपने? बच्चे मैंने कहा है कि ये आपके सामने क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये सेंट्रल प्लेस पे सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है। यस, लिपटा हुआ होता है। और ये वाली डीएनए बेसिकली आपकी जीन कहलाती है, जीन होती है। ठीक है। उसी को हम जीन कहते हैं। अब जीन्स जो हैं इसकी, अच्छा अब एक चीज़ और भी बता दूं, ये जो क्रोमोसोम के वन साइड पे जो चीज़ है बिल्कुल उसी की कॉपी इधर भी पड़ी होती है इस साइड पे। यस सर। इसका मतलब जो ये जीन है इसकी कॉपी एक इधर भी पड़ी है, सेम टू सेम। इसको मैं कहता हूँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये कैपिटल आई ए है, तो इस साइड पे मुमकिन है अगर वो होमोजाइगस होगा तो आई ए होगा, अगर वो हेट्रोजाइगस है तो वो स्मॉल आई होगा। यानी है तो वही ना, आई का कलर या ब्लड का कलर वो करने वाली, और क्या कहते हैं, ग्रुप फाइनलाइज करने वाली जी सर। तो इन दो जीन्स को आपस में अलील कहते हैं। क्या कहते हैं? अलील। यानी
अब इसमें से अलील एक जीन की ऐसी कॉपी को कहते हैं जो कि या तो डोमिनेंट हो सकती है या रिसेसिव हो सकती है। इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। यस सर। इसको आसान वर्ड्स में अगर मैं पुट करूं तो आपके पास जीनोम या जीनोटाइप के अंदर हमेशा दो जीन्स हो सकती हैं और उसमें से एक जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगी और दूसरी एक्सप्रेस नहीं होगी। जो एक्सप्रेस नहीं होगी वो होगी आपकी रिसेसिव, हम्म। और जो आपके पास एक्सप्रेस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी डोमिनेंट। बिल्कुल। अब आपको यहाँ से डोमिनेंट और रिसेसिव, रिसेसिव को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, डोमिनेंट का कंसेप्ट पता लग गया कि आपके पास जीन यस की सर। ऐसी कॉपी जो अपने सेम टाइप ऑफ जीन को ओवरकम कर लेती है इन केस ऑफ फिनोटिप फिनोटाइप। हम्म। यानी एक्सप्रेस होने में अगर एक चीज़ ज़ाहिरन अपना असर ज़्यादा दिखा देती है तो उसको हम कहते हैं वो डोमिनेंट जीन है। हम्म। लेकिन इस डोमिनेंट जीन ने जो सप्रेस किया है दूसरी अपने टाइप की जीन को ही सप्रेस किया या अलील को। मेरा मतलब ये है कि इस डोमिनेट होने वाली अगर आइज के कलर की बेटा अगर एक जीन है ना ब्राउन वाली, ठीक है, सपोज वो ब्राउन वाली कलर की जो जीन होगी उसने स्मॉल बी जो स्मॉल बी जो है सपोज ये है आपके पास ब्राउन और ये कैपिटल बी है ब्लैक। तो यस। जो बेबी होगा उसके अंदर अगर ब्लैक वाली डोमिनेंट है तो आपके पास लाजमी सी बात है उसकी आइज़ का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएंगी ना। यस सर। तो अब इसमें दोनों आई के कलर वाली जीन्स थी, एक ने डोमिनेट कर लिया एक ने ओवरकम कर लिया दूसरे के इफेक्ट को, तो इसको कहते हैं डोमिनेंसी। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज़ करते हैं जो एपिस्टेसिस है ना। एपिस्टेसिस बेसिकली एक क्रोमोसोम ये है, एक और क्रोमोसोम उसी इंडिविजुअल के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, होता क्या है कि इधर एक जीन पड़ी है जो कि ब्लैक आई के लिए है, इधर उसी तरह पड़ी है जो कि ब्राउन आई के लिए, ठीक है। ये जब एक यस सर। दूसरे के इफेक्ट को मास्क करते थे तो उसको तो हम डोमिनेंसी कहते थे। लेकिन अगर इस जीन का असर यहाँ पड़े हुए किसी क्रोमोसोम की और जीन जो कि स्किन कलर है इस पर भी इम्पैक्ट करे यस सर। तो दैट इज कॉल्ड एज द एपिस्टेसिस। ओ ओके, समझ आ गई। मतलब क्या है कि एक जीन जो कि स्पेशली एक करेक्टरिस्टिक देख रही है वो जीन किसी और करेक्टरिस्टिक वाली जीन को भी दूर से इम्पैक्ट कर रही है तो उसको हम एपिस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। हम्म। यानी वो आई का कलर बेसिकली एक जीन है तो आई का कलर को या तो डोमिनेट होगा या रिसेसिव होगा, ये केस तो आई के कलर तक ही महदूद है। लेकिन अगर आई के कलर के साथ साथ ये हो जाए कि स्किन कलर पे भी आ जाए, जैसे ब्लैक आइज़ वाले का अगर स्किन कलर हमेशा वाइट होगा, अगर हम ये कंसीडर कर लें तो वो बेसिकली ब्लैक आई वाली जीन इम्पैक्ट कर रही है कलर को, स्किन कलर को। हम्म। तो इसका मतलब इन दो जीन्स का ये दो डिफरेंट ट्रेड्स पे लिंक कर रही है, दो डिफरेंट जगहों पे लिंक मार रही है, तो इसको एपिस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। जी सर, समझ आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं और इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अब देखो ज़रा, इट इन्वॉल्व द सिंगल पेयर, इसमें सिंगल पेयर होता है। यानी जाहिर है एक आई का कलर या तो ब्राउन है या ब्लैक है, एक ही जगह पे पड़े हैं तो सिंगल पेयर ऑफ अलील हो गया ना। बिल्कुल। और यहाँ पे इट इन्वॉल्व द टू पेयर ऑफ अलील, एक आई का कलर हो गया दूसरा उधर चले जाएं तो स्किन का कलर पे भी हो सकता है इम्पैक्ट, बिल्कुल। तो दो अलील के पेयर हो गए। अच्छा, अ जीन सप्रेसेस, इसमें एक जीन सप्रेस हो जाती है, एक्सप्रेशन को ऑफ इट्स ओन अलील, अपनी ही कॉपी को सप्रेस कर देती है। मसलन एक ब्लैक वाली डोमिनेट थी तो ब्लैक वाली ने ब्राउन वाली को सप्रेस कर दिया, हम्म। तो यानी एक जीन ने अपने साथ वाली जीन को सप्रेस किया, राइट। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आ जीन सप्रेस करती है द एक्सप्रेशन ऑफ अलील ऑफ अनदर जीन, वो कोई दूसरी जीन को जाके उसके एक्सप्रेशन को या तो सप्रेस कर देगी या एक्सप्रेस कर देगी, यस सर। यानी दूसरे जीन पे जाके इम्पैक्ट कर रही है। ओनली द रिसेसिव अलील इज सप्रेस्ड, यहाँ पे सिर्फ रिसेसिव को सप्रेस किया जाता है।
वहां पे दोनों वहाँ पे डोमिनेंट दोनों और केस हो रिसेसिव। सकते हैं, कोई भी एक चीज़ को रिसेसिव, वो दूसरे पे किसी पे भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, द इफेक्ट ओनली डोमिनेंट एलील जो है वही एक्सप्रेस होगी या इफेक्ट करेगी, यस सर। और यहाँ पे दोनों वाली इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि उधर जो जो सप्रेस हो सकती हैं दोनों, तो फिर लाजमी सी बात है उसका इम्पैक्ट भी दोनों पे आ सकता है, ठीक है। यस सर। मेरे ख्याल से अब ये क्लियर होगा आपको। यस सर। सर मैंने ना आपको जो हमारा मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट है ना वो भी भेज दिया, वो छोटा सा बिल्कुल। तो सर ये भी हम कर लेते हैं। ओके। सर आपको मुझे ना लाइक शायद 2-3 मिनट देने होंगे, क्योंकि ओके। मतलब मैं ना रजिस्टर ले आऊँ ना आपका, ताकि मैं इसको लिख लूँ। और सर मतलब अगर सर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बिहेवियर और रिप्रोडक्शन का भी टेस्ट दे दूँ आज, पर सर क्योंकि ये मैंने फ्रेश फ्रेश पढ़ा हुआ है ना, और जो पहला वाला टॉपिक था वो थोड़ा मुश्किल था। तो अगर मैं आपको मतलब इसका इस तरह कर दूँ कि 4 मतलब ब्लड ग्रुप्स वाला, और ये एरिथ्रो जो भी था ब्लास्ट प्रोसेस वो वाला, ये डिफरेंस और मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट का आज टेस्ट दे दूं। और मतलब पीछे भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो भी कर लूं, पर मैंने ना फिजिक्स को थोड़ा सा देखना होगा ना, तो अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं वो दोनों भी कर लूंगी, वरना एक का तो दे दूंगी ना, यार जो अपना इस तरह बिहेवियर करें, वाला है। जो अभी पढ़ा है अगर ये आज कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अभी तकरीबन हाँ 60-50% बहुत अच्छे से समझ भी होगा, सर, फ्रेश इसके भी बाद होगा। 3 टॉपिक्स हैं हमारे, और वो हम रात में कर लेंगे, तो रात में इसी तरह याद करके फिर सुबह मैं आपको टेस्ट दे दूंगी। ये बीच में मैं सोती हूँ ना, ताकि मैं मतलब इसी तरह सुबह पहले के याद लिए करने क्लास के लिए हैं उठ। बेटा, फिर रेस्ट करो, और फिर देखो अगर रात तक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रात को मुझे टेस्ट नहीं नहीं देना। नहीं नहीं सर, अभी तो ये। जी बच्चे, अब हम मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं, वो क्या था। अच्छा, मेरी यार इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज इतनी बेहतर नहीं है, अगर मैं उसको प्रोनाउंस को उल्टा सीधा कर लेता हूँ तो ये आप आराम से बैठ के बाद में ठीक कर लिया करो अपने। सर क्या? लाइक मैं कोई प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे पास कोई टिपिकली मतलब मोर स्पेसिफिक वर्ड नहीं होते कि किसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, हम बेसिक लाइंस में जी रहे होते हैं, बस हमें लग रहा सर है नहीं, वो हाँ। वैसे मतलब सही होता है, मतलब हाँ। जैसा बस एक आई के सामने जॉइंटिस होता है और मेरे यहाँ से बिली रूबिन होता है। अच्छा, बस। पता नहीं यार, उसको हमने जो बस कंसीव किया ऐसे ही आगे लेके चल रहे होते हैं। अच्छा। सर मैंने तो यही सुना है, मुझे भी अभी इतना एग्जैक्ट नहीं पता नहीं कि फिर भी ये। बेटे, अब देखो ना, एक चीज़ है कि आपका इन चीज़ों से लिंक ज़्यादा है भाई, मेरा तो नहीं है, हम तो बड़े और सर तरह। नहीं, मैंने भी अपनी बायो की टीचर से ही सुना है, बाकी तो। अच्छा चलो यार, समझ आ जाए, मेन तो ये होता है, अगर हाँ कोई कंसेप्ट ना समझ आए तो उस पर हम थोड़ा डीप टाइप करेंगे। ओके जी, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में क्या है जी कि T.H. मॉर्गन ने स्टडीड अबाउट 85 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। ये बेसिकली फ्रूट फ्लाई इसको इसलिए कहते हैं कि ये अक्सर औकात बाज़ार में आप फ्रूट्स लेने जाएं तो वहाँ पे उन पर भंवरे के जैसी होती है, ये घूम फिर, तो मुझे तो लगता है साले की फ्रूट की दुकान थी कोई, वहाँ पे इसने देखा तो सोचा कोई ला ही बना दे हम्म। इसको। तो वहाँ जी ये ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर जो है वॉन्डरिंग करती हुई नज़र आती है आपको, और उसके अंदर उसने 85 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी किए। कितना वेला था यार ये, 85 पेयर्स का मतलब ये है बेटे कि सपोज, जैसे मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम लेक्चर में कि आइज़ के कलर की बात है, ठीक है, हेयर्स ब्राउन हो सकते हैं या ब्लैक हो सकते हैं, ये दूसरी करेक्टरिस्टिक हो गई, तीसरा स्किन कलर हो गया, चौथा जो है वो आपके पास जो है वो आई शेपिंग हो गई, या किसी भी तरह से ये सारी करेक्टरिस्टिक 85 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स था। या हाइट जो है किसी इंडिविजुअल की वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये भी तो एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना, आइदर लॉन्ग और शॉर्ट हाइटेड। तो ये जितनी भी कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं उसने तकरीबन 85 कंट्रास्टिंग पेयर जो ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर था उसके अंदर स्टडी करना शुरू किया। टू ऑफ देम वर द, उसमें से दो उसने बताए हैं, एक तो है विंग्स की लेंथ, पर एक के लंबे थे और एक के छोटे पर थे, ठीक है, ये कंट्रास्ट हो गया लेंथ एंड विड्थ ऑफ द। दूसरी था इसकी लेंथ और एंड विड्थ ऑफ द एब्डोमेन, ये जो उसके एब्डोमेन की जो
लेंथ थी ना, विड्थ सॉरी थी, एक विंग्स की लेंथ और दूसरी विड्थ ऑफ द एब्डोमेन जो थी, ये दो कैरेक्टरिस्टिक उसने देखा। कोई जो है वो एब्डोमिनल प्लेस से ज़्यादा वाइडर थे और लंबाई में फिर बड़े हो गए, और कुछ ऐसे थे जिनकी विंग्स जो थी वो शॉर्ट लेंथ या ज़्यादा बड़े वाली थी। अब सिमिलरली अलील फॉर द ब्रॉडर एब्डोमन, जो ब्रॉडर एब्डोमन है उसकी जो अलील है उसको आप कैपिटल ए कहते हैं, विच वाज डोमिनेंट ओवर द नैरो एब्डोमन स्मॉल ए। ठीक है, यस सर। इसका मतलब बेटा ये होगा कि ये देखें ज़रा, यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, ब्रॉडर एब्डोमन की अगर कोई है मतलब जीन किसी अंदर अलील, तो उसके अंदर कैपिटल ए आएगा। ठीक है, और अगर उसका एब्डोमेन जो है वो नैरो है तो उसके लिए स्मॉल ए आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है जी कि लॉन्ग विंग्स होंगे, तो एक लॉन्ग विंग्स हो सकते हैं और दूसरे वेस्टिजियल विंग्स हो सकते हैं जिसमें बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से होते हैं। अब उस उल्लू के पट्टे ने काम क्या शुरू किया हुआ था, पता नहीं क्या करता रहा यार। मॉर्गन ने क्रॉस करवाया उस एक फ्लाई का विद द लॉन्ग विंग्स एंड अ ब्रॉडर एब्डोमेन। एक लॉन्ग विंग और ब्रॉडर एब्डोमेन, ये देखें जी आपके पास जहाँ पे ये बना के पड़ा है, ये एक चीज़ है जिसका क्रॉस करवा रहा है वो। यस सर। किसके साथ क्रॉस करवा रहा है ये? बिग पता नहीं, हाँ, विद वन स्टमक वाले। हैविंग वेस्टिजियल विंग्स, जिसके विंग्स वेस्टिजियल शॉर्ट टाइप होंगे, एंड नैरो एब्डोमन, यानी प्योरली दो अपोजिट करेक्टरिस्टिक होंगी। यस। जैसे एक लॉन्ग विंग थे उसके अल्टरनेटिवली जिसे क्रॉस करा रहे हैं उसके शॉर्ट विंग्स हैं या वेस्टिजियल विंग। एक ब्रॉडर एब्डोमन है तो दूसरे का नैरो एब्डोमन होगा। ठीक है, हम्म। ये दो करेक्टरिस्टिक उसने उठाई। अब जो F1 है दैट इज द फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, उन सारों के अंदर हैड लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉडर एब्डोमन। बात समझ आई? हम्म। फिर उसने क्या किया, ऑफ स्प्रिंग्स का आपस में उल्लू के पट्टे ने क्या कर दिया जी, मेटिंग करवा दी। इन दिस F2 जनरेशन हमारे पास बनी, और उससे अबाउट 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैड द लॉन्ग विंग्स एंड ए ब्रॉडर एब्डोमन, नियरली ऑल रिमेनिंग द फ्लाइज अबाउट द 1/4 टोटल हैव द वेस्टिजियल विंग एंड। मैं समझाता हूँ, ये एक सिंपल सा एक लॉ है, उस पे हम जाते हैं बेटे। यहाँ देखो नूर, अब इसको थोड़ा सा आपने तवज्जो से सुनना है। मॉर्गन ने लॉन्ग विंग्स के लिए कैपिटल एल है 2, और यानी कि उसकी लॉन्ग विंग्स हैं, और उसके बाद ब्रॉडर एब्डोमन के लिए ए फॉर एब्डोमन और ये ब्रॉडर है। ठीक है, यस सर। ये एक आपके पास यानी कि बना मेल का करेक्टर आप समझ लें। उसने क्रॉस कराया, स्मॉल एल जो है ये लॉन्ग नहीं होगा, यानी कि आप कहें कि ब्रॉडर वो तरह से वो हो जाएगी, और एब्डोमन स्मॉल वाला ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डबल एल और डबल ए। अब क्या मतलब है इस जो बात का मैंने जो यहाँ ड्रॉ की है, यहाँ पे जो 2 एल पड़े हुए हैं इसका मतलब है कि ये प्योरली स्मॉल लेंथ ऑफ द विंग्स था, और 2 स्मॉलर ए का मतलब ये है कि इसका एब्डोमन जो था वो होमोजाइगसली स्मॉल था या नैरो था। इधर एब्डोमन ब्रॉडर था और विंग्स भी लॉन्ग थे। ठीक है, यस सर। अब बेटा ये क्या करेगा, अभी मेटिंग प्रोसेस से गुजरने से पहले ये स्पर्म और एग बनाएंगे मेल फीमेल। तो इसमें एक लॉन्ग का आएगा और एक एब्डोमन ब्रॉड वाला आएगा। यहाँ से क्या आएगा, एक स्मॉल का और एक ए स्मॉल का आएगा। अब इनकी आपस में मेटिंग या क्रॉस करवाया जाए, जो उसने अभी बताया है कि लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमन, इसका क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, शॉर्ट विंग और नैरो एब्डोमन। अब बेटा मुझे बताएं, इससे जो बनेगा इंडिविजुअल, एक कैपिटल एल और एक इधर से स्मॉल एल,
इधर से कैपिटल ए और इधर से स्मॉल ए आ जाएगा, है ना। यस। अब मुझे बताएं इसमें से डोमिनेट, अगर लेंथ ऑफ द विंग्स की बात करें तो डोमिनेट एल शेप है, और विड्थ की बात करें तो ब्रॉडर वाली जो है वो ए डोमिनेट हो जाएगा। अब जीन्स के यस। अंदर दोनों पड़ी हैं, ब्रॉडर और शॉर्टर वाली पड़ी हैं, नैरो और ब्रॉडर वाली, एब्डोमन वाली भी पड़ी है, यानी लेंथी विंग्स वाली भी पड़ी है, शॉर्टर विंग्स वाली भी पड़ी है जीन। यस। इसी तरह ब्रॉडर एब्डोमन वाली भी पड़ी है और नैरो एब्डोमन वाली भी पड़ी है, लेकिन जो बेसिकली जो आपकी फ्लाई आएगी वो क्या होगी, वो लेंथी लुक में होगी, लेंथी विंग्स होंगे प्लस ब्रॉडर एब्डोमन होगा। बात समझ आई। यस सर। यानी जीनोटिपिकली तो ये हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन दिखने में फिनोटिपिकली उसकी ब्रॉडर ऑफस्प्रिंग है, और इसको बोलता है वो F1। अब इस चीज़ को दोबारा देखें। अब जो F1 आई वो क्या है आपके पास, कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे ही है ना। यस सर। और फिर इसने क्या किया, इसी ऑफस्प्रिंग को इसी के साथ ही दोबारा मेटिंग करवा ली, तो उसका मतलब फिर उसके भी ए और स्मॉल ए वाला सीन हो जाएगा, ये सेम चीज़ है। यस सर। अब बेटे यहाँ से क्या पॉसिबल है, यहाँ से आपके पास एक कैपिटल ए, दूसरा जो केस पॉसिबल है वो क्या हो सकता है, कैपिटल एल हो और स्मॉल ए हो जाए। यस सर। अच्छा, तीसरा केस क्या पॉसिबल है, स्मॉल एल और कैपिटल ए हो जाए। जो चौथा यस सर। पॉसिबल केस है वो स्मॉल एल और स्मॉल ए का स्पर्म बने। ये चारों स्पर्म्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इधर भी बिल्कुल सेम चार पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, कैपिटल ए कैपिटल एल और कैपिटल ए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल एल और कैपिटल ए, लार्ज एल और स्मॉल ए, स्मॉल एल और स्मॉल ए। अब ज़रा गौर करें आपको समझ आएगी। देखो ये पहला कैपिटल एल था, यस। इसको कैपिटल ए के साथ लिखा, फिर उसी कैपिटल एल को स्मॉल ए के साथ यहाँ लिख दिया, फिर स्मॉल एल को उठाया कैपिटल ए के साथ, फिर स्मॉल एल को उठाया स्मॉल ए के साथ। यस। यहाँ भी यही केस किया हमने, कैपिटल एल उठाया कैपिटल ए के साथ, वही कैपिटल एल उठाया स्मॉल ए के साथ, फिर स्मॉल एल कैपिटल ए के कैपिटल ए साथ और स्मॉल एल छोटे ए के साथ। छोटे ए के साथ। अब बेटा आप अगर यही चार चीज़ें ऊपर लिख लो नीचे लिख लो तो इनके क्रॉस आपको पता लग जाएंगे। इसको हम कहते हैं पुंट स्केयर भी बोलते हैं बेटे, जो हमने उस दिन बनाया था, रात को भी कल बना। यस सर। यहाँ पे मैं चार करेक्टरिस्टिक लिखता ओ हूँ। हाँ, ये वाला, ये जो आप यस, बनाते हैं, ये यस। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे इधर आ जाएगा स्मॉल एल स्मॉल कैपिटल एल ए, कैपिटल ए, स्मॉल एल और स्मॉल स्मॉल ए। एल स्मॉल ए। अच्छा, अब इनको अगर मैं नीचे तक ले आऊँ यहाँ तक, तो ये केस हो गया। इधर था, इधर भी कैपिटल एल कैपिटल ए, पहला केस। कैपिटल एल हाँ स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल एल कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल एल और स्मॉल ए। हाँ जी। अब इसमें से पहले को इनका क्रॉस करवा रहे हैं, पहले को इन चारों से क्रॉस करवाएंगे, यानी इस पहले को इधर वाले चारों से बारी बारी क्रॉस करवाएंगे। तो आपके पास जो पहली पॉसिबिलिटी है बेटा वो तो ये है ना कि एल कैपिटल ए, यानी कि डबल एल कैपिटल और डबल ए कैपिटल आ जाएगा। हाँ। अब अच्छा, डबल एल, हाँ डबल एल और कैपिटल, ए, इसको एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा। डबल एल कैपिटल और एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, छोटा ए। ठीक है। अब क्या होगा, कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल एल कैपिटल ए और कैपिटल ए और कैपिटल ए। कैपिटल ए, बिल्कुल ठीक है। फिर बताएं, एक सेकेंड। कैपिटल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक हो गया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा गौर करके देखें तो ये चारों के चारों मुझे बताएं
किस टाइप की ऑफस्प्रिंग होगी? किस सारों के टाइप की हो? विंग्स लॉन्ग होंगे और एब्डोमेन जो है वो ब्रॉडर होगा या नहीं? हम्म क्योंकि कहीं पर भी दो स्मॉल वाली नहीं आ रही है हम्म जो रिसेसिव वाली है। अगर दो स्मॉल वाली आ जाती हैं फिर तो चांस बनता है कि जो चीज़ अगर ए स्मॉल वाली आती है तो फिर नैरो एब्डोमन हो जाएगा, और एल स्मॉल वाली आती है तो फिर विंग छोटे हो जाएंगे। अभी नहीं आया। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों केस हमने देखे, इन सारों के विंग्स लॉन्ग होंगे, हम्म विंग्स लॉन्ग, और एब्डोमेन जो था वो क्या होगा, ब्रॉड होगा। यस ये बात ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अब अगले वाले का क्रॉस करवाते हैं, नंबर 2 का। जी, इसमें क्या होगा? कैपिटल एल, कैपिटल एल, दोनों कैपिटल, ए कैपिटल और एक ए छोटा। ठीक है, आगे। कैपिटल एल हम्म 2 बार, हम्म 2 बारी स्मॉल ए। हाँ, अब मुझे बताएं, ये विंग तो लेंथी होंगे लेकिन ब्रॉडर एब्डोमेन के बजाय नैरो एब्डोमेन आ गए। बिल्कुल। ये बात ठीक है ना? यस सर। अगले स्टेप पे जाएं जी। कैपिटल एल और स्मॉल एल, हम्म कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, ये तो दोनों इसमें लार्ज एल वाला भी आ रहा है और ए वाला भी, तो इसका मतलब ये दोनों डोमिनेट आएंगे। हम्म तो इसका मतलब क्या होगा? ये पुराने वाले केस जैसा है, ऊपर वालों के जैसा। यस सर। अगले स्टेप पे जाएं। कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल ए, दोनों बार। ओके, तो ये भी आपके पास नैरो एब्डोमेन के साथ आ गया दो। हम्म लेकिन ओवरऑल विंग्स देखें तो सारों के लॉन्ग ही आ रहे हैं, कोई डबल एल स्मॉल बिल्कुल। नहीं आया इकट्ठा। यस। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। स्मॉल नहीं, कैपिटल एल, स्मॉल एल, हाँ 2 बिग एज। हाँ, तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, कि आपके पास ये लॉन्ग विंग्स के साथ ब्रॉडर एब्डोमेन है, ठीक है? यस सर। अच्छा, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी ब्रॉडर हम्म एब्डोमेन लॉन्ग विंग आ जाएगा। अब हम्म डबल एल स्मॉल आ गया, कैपिटल ए और स्मॉल ए है। अब ब्रॉडर एब्डोमेन के हम्म साथ शॉर्ट विंग आ गए, ये वेस्टिजियल नहीं विंग। नहीं सर, 2 एज हैं बिग। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। तो एब्डोमेन ब्रॉडर ही रहेगा लेकिन विंग स्मॉल या वेस्टिजियल आ जाएंगे। अब जो आपने पहले बोल किया है ना, अब वो वाला है। हाँ। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आगे हम अगला वाला देखें तो स्मॉल एल के दो हैं। और एक ए बिग, एक ए स्मॉल। हाँ, अब अगले वाला जो है ये आपका ब्रॉडर उसके साथ एब्डोमेन के साथ स्मॉल विंग्स में आ जाएगा। हम्म अब यहाँ पे ऐसे अगले वाले स्टेप पे जाते हैं तो आपके पास क्या है कि स्मॉल एल है, कैपिटल एल है, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, ठीक है? हम्म फिर आ जाएगा कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल ए स्मॉल ए। बिल्कुल। फिर आ इसी जाएगा तरह। कैपिटल एल, नहीं सॉरी, स्मॉल एल नहीं दो नहीं, दफ़ा। स्मॉल एल, स्मॉल एल, हाँ, कैपिटल ए और ए स्मॉल ए। बिग एंड स्मॉल ए। अच्छा, फिर आएगा अब सारे स्मॉल हैं। स्मॉल ए आ जाएंगे, ठीक है? यस सर। इसमें अगर एक वाला, ये लास्ट वाला अगर आप देखें तो वाहिद ऐसा है, एक ही ऐसा है जिसकी विंग्स की लेंथ जो है वो स्मॉल है, हम्म स्मॉल या वेस्टिजियल विंग्स, प्लस इसका एब्डोमेन जो है वो भी नैरो है। हम्म बाकी सारों के या तो विंग्स लार्ज हैं और एब्डोमेन जो है वो ब्रॉडर है, या फिर क्या है, एक काम करते हैं, हम गिन लें, ज़रा काउंट करें टोटल में से। अच्छा। हम काउंट करते हैं ज़रा। ये आपके पास दोनों लार्ज आ जाएंगे, हम्म ये दोनों लार्ज, हम्म ये दोनों एब्डोमेन और वो चीज़ लार्ज, ये भी लार्ज। यस काउंट करो अपनी फिंगर्स पे, 4 हो गए ये। यस। अच्छा, अब इसमें दोनों लार्ज होंगे, 5 हो गए।
हम्म। अच्छा, फिर इसको फ़िलहाल रहने दो, इसको, ये 6 वाला अगेन से दोनों लार्ज। जी 6। हाँ, इसको रहने दो। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों लार्ज 7, हम्म। ये दोनों लार्ज 8, 8। इसको फिर रहने दो, इसको भी रहने दो, ये फिर दोनों लार्ज 9, 9। ओके, इसको फिर रहने दो और इसको भी रहने दो, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास आउट ऑफ 16 टोटल थे, 9 तो हमारे पास लार्ज वाले आ 9 आ गए। जाएंगे जिनकी कैपिटल एल, यानी कि मैं अगर इसको लिखूं तो लार्ज विंग्स प्लस ब्रॉड एब्डोमन। ये बात ठीक है, हम्म। 9 ये आ गए। अच्छा, अगर हम इनको देखें तो इसके लार्ज विंग्स आएंगे स्मॉल एब्डोमन, हम्म। लार्ज विंग्स फिर स्मॉल एब्डोमन, हम्म। और यहाँ भी लार्ज विंग्स स्मॉल एब्डोमन। यस। तो इसका मतलब लार्ज विंग्स प्लस स्मॉल एब्डोमन या नैरो, यस सर। ये हैं आपके पास 3 हैं। दोबारा हम्म। दोबारा चेक करते हैं, ये एक ये वाला, एक ये वाला, यस। और एक ये वाला, 3 ये हो गए। बिल्कुल। 3 अब दूसरे भी होंगे ब्रॉडर एब्डोमन वाले। हम्म। चेक करो ज़रा, ये देखो, ये डबल एल स्मॉल पड़ा है, तो इसका मतलब स्मॉल विंग ब्रॉडर एब्डोमन आ गया। यस सर। ये स्मॉल एल ब्रॉडर एब्डोमन आ गया, यस और सर। यहाँ भी स्मॉल एल ब्रॉडर एब्डोमन, तो 3 ये होंगे। अब स्मॉल विंग्स ब्रॉडर एब्डोमन, ठीक है, तो ये भी 3 आ गए। और एक आपके पास क्या होगा, स्मॉल विंग्स प्लस स्मॉल एब्डोमन, यस सर। ये 1 आ जाएगा। अगर आप इनको काउंट करो तो 9 प्लस ये वाला 1 कितना हो जाएंगे, 10, 10। और 3 और 3 6, तो टोटल 16। तो हमारे पास 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1 बने, 1। यही बने ना। बिल्कुल। और अगर इसमें हम ओवरऑल लुक करें तो एक जो है ये होमोजाइगस है, जिसमें यस। दोनों चीज़ें जो हैं वो इधर देखें इस स्क्वायर में, जिसमें दोनों रिसेसिव हैं, ये होमोजाइगस है। हम्म। बाकी जितने भी हैं वो तकरीबन हेट्रोजाइगस हैं सारे, सिवाय पहले के इधर, यस सर। क्योंकि बाकियों में कहीं ना कहीं एक आध जीन जो है वो रिसेसिव आ रही है। यस सर। अब हम चलते हैं मोर्गन की तरफ, अब इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये आ गए हैं। यस। उसने बेटा ये क्रॉस करवाने के बाद क्या किया, F1 जो ऑफ स्प्रिंग आई थी वो कहते हैं कि सारों की लॉन्ग विंग और ब्रॉडर एब्डोमन थे। और ये कौन से वाली ऑफ स्प्रिंग है, ज़रा गौर करें तो ये बेटा, ये ऑफ स्प्रिंग जहाँ से हमने शुरू किया था, ये F1 पड़ी है, ये वाली। इनके अब सारे देखें तो एक ये F1 है, ये भी F1 है, तो ये दोनों के लार्ज विंग और ब्रॉडर एब्डोमन है ना। यस सर। अब इनका हमने क्रॉस करवाया, देन 2 ऑफ दीज फ्लाइज वर मेटेड, यानी उन ऑफ स्प्रिंग्स का आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराया, तो क्या हुआ, F2 जनरेशन जो ऑब्टेन हुई वो 2/4 लिखा हुआ है ना, या 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 है। हाँ, 3/4 है। 3/4 जो है वो क्या है, ऑफ स्प्रिंग हैड लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉडर एब्डोमन, हम्म। ठीक है, जबकि नियरली ऑल द रिमेनिंग फ्लाइज अबाउट 1/4 जो थी है टोटल वेस्टिजियल विंग्स एंड एंड नैरो नैरो एब्डोमन एब्डोमेन। के साथ थी। यस। ठीक हो गया। अब ये यहाँ तक फ़िलहाल चीज़ रुक रही होती है। इसको भी मैं अगर आसान कर दूँ तो हम सिर्फ़ और सिर्फ, चले फ़िलहाल इधर इधर तक काफ़ी है, आगे चलते हैं, हम इसको मज़ीद देखते हैं। अब बेटा क्या हुआ कि जीन लिंकेज इनकाउंटर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यस सर। अब जीन की लिंकेज जो है वो इनकाउंटर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है, यानी
बेसिकली वो इस बात पे एक चीज़ को प्रूव करना चाहता है कि कोई भी जीन किसी दूसरी जीन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हर जीन अपने तौर पर इंडिविजुअली जा रही है। Morgan's के रिजल्ट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट ही एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब उसके मुताबिक 9331 रेशो होनी चाहिए थी, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। यस सर। जैसे ये हमने भी निकाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हुए, हमने भी अभी ये रेशो निकाली 9331। हेलो यस सर। बेटा, इसमें क्या है कि हमारे पास हमने 3-4 कैटेगरीज बना डाली, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें एक इशू था। फ्रॉम दिस डाटा मॉर्गन कंक्लूडेड दैट द जीन्स फॉर द एब्डोमेन विड्थ एंड विंग लेंथ वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, यस सर। अब सेम क्रोमोसोम पर होने के बाद क्या हुआ, वर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, सो दे डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस, इंस्टेड दे इनहेरिटेड टुगेदर। क्या मतलब है इस बात को? अब मेरी बात सुने बेटा, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ ज़रा, बहुत ही कंक्लूडिव लाइन आप आ जाती है, इंक्लूसिव। अगर आप थोड़ा सा पहले तो ये समझें, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट कराया उसको, तो उसने कहा जी कि पहले आपके पास एक कोई बी थी, ये हमारे पास बी है कोई, ये एक दूसरी बी है जनाब, इससे उसने मेटिंग करवाई। इससे जो ऑफस्प्रिंग बनी ना यहाँ पे, वो लार्ज विंग्स प्लस ब्रॉडर एब्डोमन था। यस सर। ये जो ऑफस्प्रिंग है, इसको उसने कहा ये F1 है। अब सारे जो F1 वाले इसके सिस्टर ब्रदर्स थे जो पहली नस्ल, इनका आपस में उसने मेटिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करवाया, F1 क्रॉस F1 कराया, इससे जो चीज़ मिली वो F2 थी। ठीक है, अब जो F2 आई ना, उसमें 3 जो थे वो लार्ज विंग प्लस ब्रॉडर एब्डोमन होना था इसके। इसने देखा उन मक्खियों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक थी। और एक जो थी ना, वो स्मॉल के साथ था सारा कुछ, स्मॉल विंग और स्मॉल वाला। रेशो बन गई 3:1, ऐसे ही है बिल्कुल। अब मॉर्गन ने जब 2 ट्रेट्स को स्टडी किया, यानी कि विंग की लेंथ और एब्डोमन की ब्रॉडनेस और नैरोनेस को, तो उसके मुताबिक फॉलो करना चाहिए था उसको ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला जो हमने इधर ड्रॉ किया, बिल्कुल। और इसको फॉलो करता तो उसकी जो रेशो बनती वो होनी चाहिए थी 9:3:3:1। बिल्कुल। लेकिन इन फाइनल यानी कि जो रिजल्ट्स आए उसमें उसको रेशो मिली 3:1, ये वाली। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ था ना कि हर जीन अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगी, ज़रा गौर करो इस टेबल पे, ये स्मॉल और ये कैपिटल एल और कैपिटल एल मिल रहे हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए से कैपिटल ए मिल रहे हैं। अगले स्टेप में आप देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ आ रहा है, और उससे आगे देखें तो स्मॉल एल आ गया, फिर देखें तो दोनों स्मॉल हो गए हैं थोड़े थोड़े। ये जो अलग अलग इंडिकेशन है ये शो करती है कि हर जीन, चाहे वो स्मॉल है चाहे कैपिटल ए है, वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकती है। ये किसने लॉ दिया था? ये लॉ दिया था मेंडल्स ने, जिसको हम कहते थे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस। तो डी मॉर्गन ने कहा कि भाई मैंने मक्खियों पे जब तजर्बा किया तो वो 9:3:3:1 होने की बजाय वो मुझे मिली 3:1, ये वाली। यस सर। अच्छा, अब उसने ये कहा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बेटा ये बताया, आपको लॉजिक दी कि ये जो क्रोमोसोम था जिसके ऊपर लेंथी वाली बेसिकली जीन थी, उसी के साथ ब्रॉडनेस वाली भी जीन थी, कैपिटल ए वाली भी, एब्डोमेन वाली। तो ये दोनों एक साथ जाती थी। जिसके विंग्स लार्ज होते थे ज़रूरी था कि उसका एब्डोमेन भी जो है वो भी ब्रॉडर हो।
हम्म। ये मॉर्गन ने बताया कि जब जब विंग्स लार्ज होंगे एब्डोमेन ब्रॉडर भी लाजमी होगा। यानी ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है कि लार्ज विंग कभी हो जाए कभी एब्डोमेन ब्रॉडर, नहीं, बल्कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुई थी चीज़ें ये। तो इसका मतलब ये था कि यार जो मेंडल ने कहा था कि मर्दी है लार्ज हो जाए, मर्दी है एब्डोमेन ब्रॉडर या स्मॉलर हो जाए, चूंकि हमने अभी बेटा असल में लाज नहीं पढ़े ना मेंडल के, तो इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत शायद समझने में डिफ़िकल्टी हो रही हो। लेकिन मेंडल ये कहता था कि तो ये मेंडल 9th क्लास में था, पढ़ा था हुआ है। पढ़ा ना, तो उसमें ये कहा हुआ था बेसिकली कि ये जो लार्ज वाला पोर्शन है या एब्डोमेन का जो एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट है। लेकिन मॉर्गन ये कह रहा है कि नहीं भाई, ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यस सर। तो इस बात को प्रूव किया था मॉर्गन ने, और उस मोहतरम को भी उस पे अवार्ड मिला था। यहाँ देखें, अब इस चीज़ को देखें, तो अब मैं दोबारा ये लाइन रीड करता हूँ। वो कह रहा है कि मॉर्गन रिजल्ट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल, यानी कि जो कि 9:3:3:1 होना चाहिए था। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था फिर। फ्रॉम हिज डाटा, यानी जो मॉर्गन था उसने कंक्लूड किया दैट द जीन फॉर द एब्डोमन विड्थ एंड विंग लेंथ वर लोकेटेड हम्म। ऑन द सेम क्रोमोसोम। यस। इसका मतलब वो अलग अलग नहीं है, जहाँ पे उसका विंग की लेंथ जाएगी उसी तरह ही आपके पास उसके एब्डोमन वाली जीन जाएगी। यस सर। सो दे डिड नॉट असॉर्ट, ये अलग अलग नहीं हुई इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। हम्म। इंस्टेड बल्कि क्या हुआ कि दे इनहेरिटेड टुगेदर, ये इकट्ठी किसी एक जगह चली जाती थी। यस सर। देयर फोर नो रिकम्बिनेंट टाइप वर प्रोड्यूस्ड एंड द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ना, ये वाली मॉडिफाई हो गई किस में, 3:1 में। यस सर। और इसके बाद ये पढ़ी हैं जी, गौर करें आप ज़रा उस पे जो मतलब इसकी ऑफ स्प्रिंग्स वाला सीन था। ये एब्डोमन के लिए ए है, लॉन्ग विंग्स के लिए उसने वी जी लिखा हुआ है, और वेस्टिजियल विंग्स के लिए भी उसने वी जी ही लिखा हुआ है। ये इसको एल जी लिखना चाहिए था उर्दू में। अब देखो, जो हमारे पास इधर से जो दो गेमीट्स बने यहाँ से, और ये चीज़ ये सारे के सारे जो थे वो आपके पास F1 स्प्रिंग में विंग्स लॉन्ग हैं, देखें ज़रा गौर करें इधर, हम्म। और इनका एब्डोमेन जो था वो भी ब्रॉडर था। बिल्कुल। अच्छा, अब अगले स्टेप पे देखें कि इनका आपस में जब इनका सिस्टर ब्रदर टाइप क्रॉस कराया गया तो इससे क्या बने, जो गेमीट्स बने, जो उनके स्पर्म्स और एग्स थे, उनके अंदर दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थी स्मॉलर वाली। हम्म। अब अगली बात क्या हुआ कि लॉन्ग विंग और ब्रॉडर एब्डोमेन के तीन एक साथ आ गए, हम्म। और एक जो था वो वेस्टिजियल विंग और नैरो एब्डोमेन के साथ आ गया। बिल्कुल। तो ये 3 एक तरह की और 1 एक तरह का आ गया। इसको उसने कहा कि ये डिमोर्गन्स ने कहा कि ये ऐसे फॉलोअप करते हैं और ये लिंकेज इन फ्रूट फ्लाई होता है। इसका मतलब ये था, मैं आपको एक सादी पूरी स्टोरी अगर सुनाऊं तो बेटा, जो मेंडल था ना, उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी 7 करेक्टरिस्टिक को देखा था। ओह यस। अब जो मेंडल के 7 करेक्टरिस्टिक थी वो हर करेक्टरिस्टिक एक अलग क्रोमोसोम पे थी। सर कोई येलो, कोई ग्रीन, कुछ हाँ, इस तरह का येलो या कुछ था। ग्रीन था, फिर रिंकलिंग थी, या सीड की, या फिर राउंडनेस थी। ये सारी हाँ। करेक्टरिस्टिक अलग अलग उस पे थी क्रोमोसोम पे। वो इसलिए अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती थी। यस सर। लेकिन जब डी मॉर्गन ने किया एक्सपेरिमेंट मक्खियों वाला, तो उसमें दोनों जीन्स, उसकी एब्डोमन का शेप और उसकी लेंथ ऑफ विंग जो है वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे थी, अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं थी। यस सर। इसीलिए जो दोनों जीन्स थी ना, वो या तो इकट्ठी किसी में जाती थी या किसी से नहीं जाती थी। वो ऐसा नहीं था कि आधा क्रोमोसोम टूट के कहीं चला जाए और वो कुछ और हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सर। होपफुली कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। यस सर, समझ आ गई है। दैट वाज द डी मॉर्गन्स, नहीं डी मॉर्गन नहीं, खाली मॉर्गन है मेरे ख्याल से। यस सर, मॉर्गन्स हाँ, एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन्स का जो एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें और कुछ पूछने वाला है? नहीं सर, बस आज के लिए इतना काफी है। हाँ यार, ये काफ़ी है इतना। अब मेरे ख्याल बिल्कुल। से
मैं भी एंड हो चुका 3 हूँ। टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के। हाँ नूर, आज शायद मैं सफ़र में हूँ, मुझे नहीं पता। अगर मैं सफ़र में होता हूँ। हुए तो सर 10-11 बजे तक मुझे बता, मतलब अगर आप हुए तो मुझे बता दीजिएगा 7 बजे कि आप 10-11 बजे तक होंगे, फिर मैं जागी रहूँगी वरना सो जाऊँगी। नहीं, आप देख लो। अगर यार मुझे लगता नहीं है कि कोई इतनी फिजिबिलिटी होगी मेरी एनर्जी की। ठीक है, पॉसिबली। सर फिर मैं ऐसे करूँगी ना कि मैं फिर फिजिक्स का नहीं, कोई टेस्ट पीछे वाला मुझे कब चैप्टर, दोगे? रिटर्न टेस्ट भी तो देना है आपने। सर वो हो जाएगा, वो भी दे दूँगी। अभी तो खैर बैठ के मैं वो करूँगी ना, फिजिक्स करूँगी, नहीं, फिर बायो पहले ये करूँगी, करो। बायो। अच्छा सर इसको कर लेती हूँ अभी।